हेलो एवरीवन, सो ये मैं रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम रीड 2012 ये जो लेवल 2 का पेपर था उसको सॉल्व करने वाले हैं और उसके सीटीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीटीपी के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। सो आज की वीडियो में हम इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्लासेस हैं वो हम रीड 2025 में जो पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए चला रहे हैं। सो इन वीडियोस के थ्रू आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो चलिए अपने आज की वीडियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सो यहाँ पे आपको नेगेटिव वाला चुनना है। इसका पहला ऑप्शन है जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। बालकों को की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। बालक निराश एवं अशांतिक रहते हैं। यह कद को प्रभावित करता है। तो जो कुपोषण होता है वो बालक की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। साथ ही साथ उसमें क्या होती है कि निराशा आ जाती है कि बच्चे ना उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं कि पतलू दुगलू ऐसे करके उसको चिढ़ाते हैं और साथ ही साथ उसका कद भी छोटा रहता है क्योंकि कुपोषण है, उसमें पोषणों की कमी है तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो उसकी हाइट भी छोटी रह जाएगी। तो उसका जो इसमें से एक सत्य कथन नहीं छाटना था वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्यय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, व्यय संधि काल क्या होता है कि प्यूबर्टी की स्टेज में क्या है, देखिए उसके ऑप्शन देखिए। प्रभुत्ता, सत्ता के विपरीत विद्रोह, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना पसंद करना। ठीक है, प्यूबर्टी में क्या होता है, बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि जो हमारे मम्मी पापा है वो हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन है और जो हमारे सगी साथी मतलब कि जो हमारे मित्र हैं वही हमारे एकदम पक्के वाले यार हैं या वही हमारे एकदम मित्र है, वही हमारे एकदम परिवार है, वही हमारे में बारे में अच्छा सोच रहे हैं। जो परिवार वाले हैं वो तुम्हारे में बुरा सोच रहे हैं। ठीक है, और जो प्यूबर्टी की एज होती है वो एक संक्रमण का काल होती है। ना तो उस टाइम बच्चा रहता है, जो बच्चा होता है वो ना तो बच्चा रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो बीच में होता है, द्वंद्व की स्थिति होती है। ठीक है, तो इसमें सत्ता के विरोध भी के प्रति विरोध भी वो दिखाता है, अशांति भी उसमें होती है और आत्मनिर्भरता भी वो बनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊँ, मैं अपने आप सब कुछ करूँ, मेरा कोई काम नहीं करे, मैं जो कहूँ वही हो जाए। लेकिन वो क्या नहीं व्यक्त करता है, वो सक्रिय खेलों में रहना पसंद करता है, ना कि घर पे बैठ कर खेलना। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास में सहमति नहीं रखता। सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त करते हैं। भौतिक एवं सामाजिक व्यवहार का स्वयं प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। देखिए, मिडिल स्कूल में ये भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वकेंद्रित हो जाते हैं, साथ ही साथ वो बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार से स्वयं प्रभावित भी होते हैं। देखिए, अब आप देखिए कि जो एक मिडिल स्कूल का बच्चा होता है वो आपसे घर पे आके जिद करेगा, मम्मा मम्मा मुझे वैसा ही पोकेमोन वाला बैग चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास था। तो वो क्या हुआ, समाज से एक तरीके से प्रभावित तो हुआ और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, वहीं से वो समाज से आदर्शों को भी सीखता है। अगर आप उसे राइट आदर्श सिखा देंगे तो वो राइट पाथ पे चल जाएगा, लेकिन अगर उसके जो साथी होते हैं वो उसे बुरे आदर्श सिखा दे तो वो उन चीज़ों को देख देख के बुरे आदर्श ही सीख जाएगा। लेकिन इस अवस्था में जो अधिकांश बालक हैं उनकी तीव्र गति से वृद्धि नहीं होती, तो यही इसका रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ से आपसे नहीं वाला पूछा था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ से आपको सही वाला पता लगाना है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, वंशक्रम जैसे कि जो हमारी हेरिडिटी से हमें प्राप्त है कि हमारी हाइट इतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, ये हमारे वंशानुक्रम है, तो क्या आप उससे आगे बढ़ जाएंगे, आपके पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। वंशानुक्रम का मतलब होता है परिपक्वता से भी, बहुत परिपक्वता होती है वो निश्चित समय तक होती है ना, कि आप पूरी जिंदगी बढ़ते तो नहीं रहेंगे, तभी तो नहीं तो आप पेड़ की तरह लंबे हो जाएंगे, है ना। आपकी एक निश्चित सीमा होती है, क्या आप उस सीमा को पार कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब वे अधिक प्रयासों के द्वारा सीख सकते हैं।
आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। कोई आपके घर पे छोटा बच्चा हो जो कि अभी लिखना ना सीखा हो, उसकी जो ग्रॉस स्किल्स हैं, जो सॉरी मोटर स्किल्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप ना हुई हो, इसकी 2 साल के 3 साल का बच्चा हो, उसे पेन पकड़ा दीजिए, कहिए लिखवाइए, उसे पूरे दिन लिखवाइए, पूरे दिन लिखवाइए, कहिए मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, इसे सीख जाएगा, अभी परिपक्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये भी सीखने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो उसे बहुत प्रयास कर रहा हूँ, सीख जाएगा। क्या वो सीख जाएगा? नहीं सीख पाएगा ना, ऐसा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए हमने ये ध्यान नहीं दिया कि बच्चे की अंतर्निहित शक्तियाँ कौन सी है, उस पर समय नहीं दिया कि सोचने कि हम ये ध्यान दें कि उसको इंटरनल किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसको ध्यान नहीं दिया, अपना मर्जी चलाए पड़े ना, अभी विकसित कर, अभी विकसित कर, अभी विकसित कर। तो क्या ये ठीक है? ये भी ठीक नहीं है। तो उसका एकदम जो राइट आंसर है वो है केवल ऑप्शन नंबर ए। सही कथन यही है कि यदि केवल हम परिपक्वता तक ही उसको विकास को रखें तो वो क्या हो जाएगा, विकास क्या होगा, निम्नतम स्तर का होगा। जबकि जो विकास होता है वो परिपक्वता और वातावरण दोनों का ही गुणनफल होता है, तभी इन दोनों को मिलाकर उसका जो विकास होता है वो उत्तम स्तर का बन पाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमानों के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वह संधि काल सबसे अधिक दुख का काल होता है। सो जो जीवन का प्रथम काल होता है जैसे कि शैशवावस्था हो या बाल्यावस्था होती है वो बहुत ज़्यादा खुशी का काल होती है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है ना, वो खेलता कूदता रहता है, मस्त मौला रहता है। लेकिन जो प्यूबर्टी का काल होता है, मतलब वह का जो काल होता है वो एक संक्रमण का काल होता है। ठीक है, स्टैनली हॉर्नले से तनाव एवं तूफान की स्थिति का है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं उसमें। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। जीवन का जो प्रथम काल होता है वो सबसे अधिक खुशी का काल और जो वह काल होता है, वह संधि काल होता है वो सबसे अधिक दुख का काल होता है। देखिए हम लोग भी कहते हैं कि हमारे वो बचपन के दिन काश वापस आ जाते, क्योंकि वहाँ पर हमने खूब ज़्यादा मौज मस्ती की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बालक के अधिनियम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो सबसे ज़्यादा योगदान कौन देगा? एक तो परिवार देगा, उसके पीयर्स देंगे और उसके टीचर देंगे। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करे। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा का ये मतलब नहीं है कि उसे बाह्य रूप से संतोषजनक परिणाम मिले, बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा का ये मतलब है कि वो आंतरिक रूप से संतोषित हो। तो ये तो नहीं होगा। बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करे। तो यही इसका राइट आंसर है कि बाह्य प्रेरणा तब होती है जब जो अधिगमकर्ता है वो बाह्य रूप से जो पुरस्कार हैं उनको प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है? नहीं, बाह्य पुरस्कार से कभी भी स्थायी व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है, केवल एक छोटे टाइम पीरियड के लिए उसमें व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। अब बताइए बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे प्रदान करेगी? बाह्य पुरस्कार तो बाह्य अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदान व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्ग को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रेरित उपागम है खोज उपागम, मानचित्र निरूपण, समस्या समाधान उपागम या फिर अन्वेषण उपागम। तो क्या करने को कह रहा है टीचर? खोज करने को कह रहा है, बच्चों से कह रहा है कि तुम खुद ढूंढो कि ये क्या चीज़ें कहाँ आएगी, क्या चीज़ रेलवे कहाँ आएगा, मुख्य नगर कहाँ आएगा। तो बच्चे खोज के लिखेंगे। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, खोज उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिनियम का नहीं है? देखा, एल्बर्ट बंडूरा ने एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत उन्होंने एक बोबो डॉल पे अपनाया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह,
सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ये एल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये पावलॉक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, जो कि कुत्ते पे किया गया था। तो ये कंडीशनिंग हुई है यहाँ पे कि बच्चे ने स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनी और उसे पता है कि अब तो बैग बंद करके घर भागना है, क्योंकि ये बार बार वो क्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। वह विद्यालय गया तो उसे भाग में लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों से असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो गया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजना है। असफलता को लेकर चिंता, असफलता या फिर भग्नाशा, लंबे समय भाग के सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो ऑप्शन नंबर बी, असफलता या फिर भग्नाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिनियम अधिक प्रभावित करता है? प्रत्यक्ष एवं त्रुटि अधिनियम, अनुकरण अधिनियम, अंतर्दृष्टि अधिनियम या फिर अनुदेशनात्मक अधिनियम। तो बालक के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा अनुकरण अधिनियम प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपको राइट वाला देखना है। सभी विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तो भी उपलब्धि विभिन्नता हो सकती है। सभी विद्यार्थियों में कुछ भी समानता नहीं होती। अब ऐसा तो नहीं है, 2 बच्चों में कुछ ना कुछ तो समानता हो सकती है। अब 30 बच्चों में से आप सब में से देखेंगे किसी में कुछ भी समानता नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि 30 में से 4 बच्चों को विज्ञान पसंद है, तो ये इनके अंदर समानता ही तो है। तो ये तो गलत है, सही वाला हमें ढूंढना है। व्यक्ति की विभिन्नताओं में वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुकरण और पर्यावरण दोनों के कारण होती है, ना कि केवल वंशानुक्रम के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उनकी उपलब्धि में अंतर आ सकता है। 2 बच्चे का IQ 140 है क्लास में, लेकिन उनमें से एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, ठीक है? तो उपलब्धि में अंतर आ गया ना, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये एक आपको पूरा फ्लो चार्ट टाइप का बनाया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है? ये रेखा चित्र का है, मॉडल का है, प्रत्यक्ष मानचित्र का है या बिंदु रेखीय चित्र का है? सो ये है, इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष मानचित्र का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साचार्य परीक्षण, चित्र साचार्य परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातिगत व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं है? मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न अवस्थाएं या फिर बुद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा दी है मोरे, G.B. वॉटसन ने, G.W. ऑलपोर्ट ने या फिर स्किनर ने। सो ये डेफिनेशन है वो J.W. ऑलपोर्ट ने दी है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। सो ये किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, नॉन वर्बल ग्रुप मेथड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परीक्षाओं के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापने में सहायक, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाएं, बालक को वर्गीकृत करने में, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। सो ये किसमें दुरुपयोग होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी में, कि हम कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी क्लास के ये बच्चा है वो क्यों प्रगति नहीं कर पा रहा, तो आपने उसका बुद्धि लब्धि का लेबल कर दिया कि इसकी तो बुद्धि लब्धि 80 है, ये कैसे प्रगति कर पाएगा, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो वो अपनी अयोग्यता को छुपा लेते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालक की विशेषता नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं को कम स्तर के शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं कर पाते, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़े जाते हैं, कम बुद्धि रखते हैं। तो वो क्या होते हैं? उनकी बुद्धि कम होती है। तो ये उनकी विशेषता नहीं है कि उनकी बुद्धि कम होती है, बाकी सब पिछड़े हुए बालकों की विशेषता है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन? सो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक कक्षाओं में संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पृथक कक्षा और समृद्ध कार्यक्रमों को मतलब इनरिचमेंट प्रोग्राम्स का किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? ऐसे बालक जिन्होंने जो नॉर्मल क्लास है उसका तो सारी स्टडी कर ही लिए, साथ ही साथ उन्हें एक्स्ट्रा स्टडी की भी जरूरत है, क्योंकि वो कैसे बालक है? प्रतिभाशाली बालक है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस मैचिंग पे आधारित है। देखिए क्या है, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिकाओं के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो किसके रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं? हम कर सकते हैं पलायन के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। किससे बचाव करती है? नकारना से, प्रतिस्थापन से, चिंता से या फिर पलायन से। तो किससे हमारा रक्षण करती है? ये रक्षण करती है चिंता से। ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि जो मैचिंग में 4। उदारीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके रूप में वर्गीकृत किया सकता है? प्रतिस्थापन के रूप में। क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्षतिपूर्ति को भी हम प्रतिस्थापन के रूप में ही वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा में बोलने में असमानताओं का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, व्यवहारिक एवं सामाजिक रूप से कमी का होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा को बोलने में असमानता का होना। देखिए, आप इसका ये वाला आंसर मतलब लगा के आइएगा कि मानसिक सक्रियता का कम होना। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा क्लास में पीछे है कि वो बुद्धिहीन ही हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे आते हैं कि कुछ बच्चे थे जो 10th 12th में फेल हो गए थे, लेकिन बाद में वो IAS IPS तक बने। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि स्तर में कोई कमी नहीं थी, वो बस पिछड़े हो गए थे किन्हीं न किन्हीं कारणों से। तो इनमें से एक कारण हो सकता है कि वो उस यहाँ पे जो उस माहौल में जो भाषा बोली जा रही थी वो उसको समझने और बोलने में असमर्थ हो। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्या संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्रायः अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने, समय और दिशाओं को समझने में कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उच्चारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जिसमें हम निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन मूल्यांकन भी किसे कहते हैं। विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। सो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, और निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षा के दौरान होता है। तो देखिए, हम उसमें ये देखेंगे कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उसको उच्चारात्मक अनुदेशन की आवश्यकता है। जबकि जो ये वाला होता है उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ये हमारा होता है सबमिटिव। हम एंड में देखते हैं कि उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकरणों का निर्माण, प्रोग्रामों का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, शोध, आलस्य का परिवर्तन या फिर कठोर होना। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है?
कक्षा 5 की हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहामिति अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिनियम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। तो हमारी जो क्रियान्वयन अनुसंधान होता है वो एक परंपरागत विधि ही है, ना कि एक नवीन विधि है। ये बहुत टाइम से चली आ रही है, ये शिक्षकों द्वारा या फिर स्कूल का जो प्रशासन होता है उसके थ्रू ही की जाती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहामिति अनुदेशन का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घूमंत बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष पश्चात की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना, जिससे माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, किसमें वृद्धि हो? शांति में वृद्धि हो, को सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जाए, मूल्यों की शिक्षा दी जाए, नागरिकता की शिक्षा दी जाए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या सिखाया जा रहा है, शांति में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इससे क्या दिया जा रहा है? शांति की शिक्षा दी जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब जो हमारा 30 वाला क्वेश्चन है वो भी एक मिलान है, तो उसको भी देखिए। बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, तो इसमें क्या करेंगे कि हम बच्चों को कहेंगे कि तुम एक बीज को उगाओ, मतलब कि देखोगे किस तरीके से अंकुरित होता है, तो बच्चे इस प्रोसेस में क्या लेंगे? भाग लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 3। भूमिका निर्वाह या फिर रोल प्ले करना, तो बच्चे इसमें क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास या फिर वार्तालाप करना, तो बच्चे इस प्रक्रिया में क्या करेंगे? अपने वार्तालाप के दौरान क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। जाहिर सी बात है, प्रश्न पूछेंगे, या फिर नहीं, इसमें प्रश्न नहीं पूछेंगे, इसमें क्या बच्चे क्या करेंगे? इसमें भी भाग लेंगे। और दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादकों की प्रक्रिया कर बनाना और डिब्बे का बंद करना, तो इसमें बच्चे भाग लेंगे, डिब्बे भी बनाएंगे। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3133। सो यहीं पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और ये पेपर जो था वो थोड़ा ज़्यादा टफ था, तो आपके अगर 30 में से 25 या 23 तक नंबर आ रहे हैं तो सफिशिएंट नंबर है। सो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। और आज की क्लास के लिए इतना ही, और रीट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।